इस वक्त छात्रों के मुद्दे पर दो मोर्चे खुल गए हैं बॉस। एक मोर्चा राहुल गांधी ने अपना अलग खोल लिया है, जो कभी पीएम आवास के सामने जाकर बैठ जाते हैं धरने पर, कभी इंडिया गेट चले जाए, जो है वो कभी दूसरी जगह चले जा रहे हैं, इंडिया गेट चले जा रहे हैं, लेकिन वो जंतर मंतर नहीं जा रहे, क्योंकि उधर जंतर मंतर पर केजरीवाल ने अपनी ताकत लगा रखी है। वहां पर कभी संजय सिंह जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी का कोई और नेता जाता है। आंदोलन कॉकरोच पार्टी वालों का चल रहा है, लेकिन खुलकर अब उसमें आम आदमी पार्टी के लोग दिखने लगे हैं। कभी खुद अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं। यानी दो अलग मोर्चे खुल गए हैं छात्रों के नाम पर, एक राहुल गांधी का मोर्चा, दूसरा अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी वालों का मोर्चा। बात दोनों छात्रों की कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको क्रेडिट भी चाहिए। सबसे बड़ी लड़ाई ये क्रेडिट की लड़ रहे हैं, और इसी लड़ाई में सोनम वांगचुक और उनके अनशन को भी खारिज किया जा रहा है। उधर सरकार की अप्रोच ये दिख रही है कि उन्होंने सबके साथ बातचीत के रास्ते खोल लिए हैं। सोनम वांगचुक से बातचीत हो रही है, कॉकरोच पार्टी वालों से कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, वो विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आइए चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने भी सारे दरवाजे खोल दिए, सारे मोर्चे हैंडल कर रही है कि जहां जिसको दिक्कत है आइए बात कर लेते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं, आइए आपसे मिल लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बातचीत ना कॉकरोच पार्टी वालों से हो पा रही है, ना संसद में चर्चा हो पा रही है। बवाल जरूर हो रहा है, आज संसद में नया बवाल हो गया। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे बवाल इतना बढ़ गया कि आमने सामने की टकराव की नौबत आ गई संसद में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कॉकरोच पार्टी वाले अड़े हुए हैं, उसमें आगे होने क्या वाला है, और अगर सब बातचीत के लिए तैयार हैं तो बातचीत हो क्यों नहीं पा रही, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जंतर मंतर पर क्या हलचल है, नहीं है, क्या हो रहा है, सब बताऊं। उससे पहले इस घमासान का एक ट्रेलर देखिए। मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं। प्लीज 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 पूरा डोंट परेशान करना प्लीज। आपके साथ हैं। हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था। बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की। जहाँ भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहाँ भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। छात्रों के मुद्दे पर इस वक्त देश में तूफान आ रखा है, और इस वक्त विपक्ष की एक नई टेंशन है, और यह टेंशन पिछले 2 दिन से ज्यादा है, क्योंकि इन 2 दिनों में सरकार ने वो काम कर दिए जिसमें सरकार की अप्रोच सॉफ्ट दिख रही है, और विपक्ष जो है वो 2 अलग मोर्चे खोले बैठा है। राहुल गांधी तनाव में है कि सारा क्रेडिट जो है वो कॉकरोच पार्टी वाले और केजरीवाल ना ले जाएं। केजरीवाल इस टेंशन में है कि भाई कॉकरोच पार्टी वालों ने इतनी मेहनत की, अब तो खुलकर केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी साथ दे रही है, कहीं राहुल गांधी पूरा जो है वो माहौल ना बना ले, कहीं उनके साथ अलग से बातचीत का रास्ता न निकल जाए। तो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, और इसी चक्कर में राहुल गांधी आज फिर सड़क पर उतर गए। 2 दिन पहले राहुल गांधी पीएम के घर के बाहर बैठ गए थे। आज उन्होंने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने विपक्ष के सांसदों को अपने घर पे बुलाया। पहले शाम होते होते दिखा कि उनके घर पर एक बस आके लग गई, फिर सारे सांसदों को विपक्ष के अपने बस में बैठाए, सड़क पर चल दिए। कहा गया कि ये लोग कैंडल मार्च करने के लिए जा रहे हैं। बस में बैठकर सारे लोग गांधी स्मृति चले गए और वहां से पैदल मार्च करते हुए सड़कों पर निकले। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र सड़क पर हैं तो हम भी सड़क पर आ गए। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने बस में बैठते हुए कहा क्या। इंडिया गेट जा रहे हैं। 2 मिनट का काम है, आप लोगों को बात होने और यहाँ पे लेकर लगा दिए और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिए। मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं। प्लीज 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 पूरा डोंट विपक्ष परेशान करना प्लीज। आपके साथ है, बेग यू प्लीज। और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। राहुल गांधी बार बार छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार छात्रों से कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वो सब जगह जा रहे हैं, जंतर मंतर नहीं जा रहे, क्योंकि उनको छात्रों के साथ तो दिखना है, लेकिन कॉकरोच पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले उस आंदोलन के साथ नहीं दिखना है।
इसलिए वो कभी पीएम के घर के बाहर बैठते हैं, कभी इंडिया गेट की तरफ जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर नहीं जाते। सड़क पर उतरे राहुल गांधी ने माहौल पूरा बनाया। गांधी स्मृति पर जाकर कांग्रेस ने यह माहौल बनाया कि यह देश अहिंसा को मानता है, लेकिन छात्रों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया गया है। सुनिए प्रदर्शन में पहुंची प्रियंका वाड्रा और बाकी नेताओं ने क्या कहा। सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है, और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि देखिए, सत्याग्रह चल रहा है, देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए लड़ाई है। देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, आज देश बर्बादी के कगार पर चला गया, और अब ये देश जाग उठा है। देश राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है, और ये लड़ाई आखिर दम तक लड़ी जाएगी। एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने की, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने की जिद बड़ी है, या फिर इस देश के युवाओं का भविष्य बड़ा है? धर्मेंद्र प्रधान की गद्दी बड़ी है, या फिर इस देश के बच्चों को जो सड़कों पर पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी न्याय की गुहार और उनकी आवाज बड़ी है? अगर मोदी जी भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं। यानी अब पूरी तरह से माहौल यह बनता जा रहा है कि जंतर मंतर के आसपास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही होगा। अच्छा, एक माहौल यह भी बन रहा है कि सिक्योरिटी इसलिए बढ़ी है जंतर मंतर के पास क्योंकि कोई क्रैकडाउन होने वाला है, छात्रों पर कोई एक्शन होने वाला है, और इसी वजह से राहुल गांधी के साथ दूसरे सांसद सड़क पर उतर आए। एक बार सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको इस क्रैकडाउन वाले आरोप की सच्चाई भी बताऊं। This government is going to crack down on the students. How many days? Yeah, we are going to be there now. Let us see that. Let us see that. सवाल है कि क्या आज रात कोई क्रैकडाउन होने वाला है? इसका क्या सच निकला ये आज आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि क्रेडिट लेने की इस लड़ाई में कांग्रेस ने तो सोनम वांगचुक को भी खारिज कर दिया। कांग्रेस के नेता तो अब यह कहने लगे कि यह लड़ाई छात्रों की लड़ाई है, सोनम वांगचुक तो इसका चेहरा है ये नहीं है। सुनिए कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम को। No, not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. No, not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. No, no. कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो जंतर मंतर के आंदोलन से दूरी बना रही है। राहुल गांधी का नेतृत्व छात्रों के लिए यह बता रही है, और अब उन्होंने सोनम वांगचुक को भी खारिज कर दिया, और इसलिए खारिज किया क्योंकि सोनम वांगचुक मोदी सरकार के टच में है, और कांग्रेस को डर है कि कहीं सोनम वांगचुक के अनशन खत्म कर देने से पूरा माहौल ठंडा ना पड़ जाए। इन्हें इस बात की भी चिंता है कि सरकार की अप्रोच सॉफ्ट दिख रही है। सरकार एक तरफ सोनम वांगचुक से बात कर रही है, दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी के लोगों को बुला रही है, विपक्ष से भी कह रही है कि आओ संसद में चर्चा कर लेते हैं। आज एक बड़ी बात यह भी हुई कि इस मामले पर पीएम मोदी ने भी एक ऐसा ऐलान किया जो इस मुद्दे को लेकर एक बड़े सॉल्यूशन की तरफ दिखा रहा है, इशारा कर रहा है। पीएम मोदी ने पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही। पीएम ने आज कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस को जल्द निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। यानी पीएम साफ कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को जल्द से जल्द सजा देने के पक्षधर हैं। इसी में आज गृह मंत्री अमित शाह का भी पहला बयान आ गया। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई होगी। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से क्या हो जाएगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। यह भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन विपक्ष इस माहौल को गर्म रखना चाहता है, इसलिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे ऐलान को ही खारिज कर रहा है। राहुल गांधी ने पीएम के पोस्ट पर कह दिया कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने दिया, बल्कि उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। छात्रों की 3 मांगे साफ हैं। पहला यह कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाइए, दूसरा यह कि छात्रों से माफी मांगिए, और तीसरा यह कि छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तो मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ही है, छात्रों से न्याय का है। लेकिन यही राहुल गांधी 2 दिन पहले हिसाब मांग रहे थे कि पेपर लीक के मामले में कितने दोषियों को सजा हुई। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, खुद ही कह रहे थे कि कन्विक्शन रेट कम है। अब जब पीएम कह रहे हैं कि चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं, कन्विक्शन रेट बढ़ाते हैं, तो कह रहे हैं इससे क्या हो जाएगा। मजाक उड़ा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस वैसे ही ना लटक जाए जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लटका हुआ है। मतलब जो ये चाह रहे थे वही हो भी रहा है, तब भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा को। फास्ट ट्रैक का क्या उसी गति से चलेगा, या फास्ट ट्रैक जिस गति से बुलेट ट्रेन बिछवाई 12 साल में इस सरकार ने। आज देश का युवा जवाब मांग रहा है, देश का युवा ठोस मांग सरकार के सामने रख रहा है, जिसको सरकार को मानना पड़ेगा कि देश का युवा मांग रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ। प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट एक हारे हुए, दिशाहीन लेकिन अहंकारी व्यक्ति का लगता है, यह केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग छात्रों ने नहीं की थी। वो आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश हो रही है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, और किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उनमें तो सुनवाई होती नहीं है। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो और ज्यादा टाइम लगता है, जो नॉर्मल कोर्ट्स में लगता है उससे भी ज्यादा। तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, लेकिन इंडी वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को खारिज कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले भी इसे यूजलेस बता रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का, झांसे ये सब कुछ। जनता झांसों में ना पड़े, हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, पेपर लीक का जो मसला है वो ऐसा नहीं कि खाली धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा है, वही होते एकदम सब ठीक हो जाएगा देश में। उसके कई अलग अलग पेंच हैं जो कसने पड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे आऊंगा, लेकिन आप देखिए कि यह भी जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, और ये लोग उसको ही खारिज कर दे रहे हैं। भले ही ये लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार का लॉजिक ये है कि पेपर लीक को सरकार ने ठीक कर दिया है। नीट का रीटेस्ट सही तरीके से सरकार ने करवा दिया, यानी पेपर लीक अब ना हो, इसके लिए पक्का सिस्टम बना दिया गया है। इसलिए बात सिर्फ यही रह जाती है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। सरकार को लग रहा है कि जल्द सजा मिलेगी तो कोई पेपर लीक की हिम्मत नहीं कर पाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या हो जाएगा, अब आपको यह बताता हूं। पहले तो आप यह समझिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है और यह काम कैसे करता है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी ऐसी अदालत जहां जल्द से जल्द केस निपट सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं मिलती, नियमित सुनवाई होती है, जल्द से जल्द फैसला आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती, मौजूदा कोर्ट्स में ही कुछ अदालतों को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, जघन्य अपराध के मामले, 5 साल से ज्यादा से पेंडिंग प्रॉपर्टी विवाद के मामले, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से जुड़ी किसी केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए गए। सवाल यह कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को सरकार तो मील का पत्थर बता रही है। इंडी वाले कह रहे हैं एकदम बेकार है, कुछ नहीं होता, इसमें कुछ होता ही नहीं, पहले वालों में भी। तो
फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या हो जाता है, अब आपको उसके बारे में बताता हूं, सुनिए जरा। आप कहने वाला तो कुछ भी कह देगा, लेकिन आंकड़ा भी तो कुछ कहता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पहले बने हुए हैं, FTC अगर आप कहें, तो अगर आप देखेंगे कि उसमें क्या हिसाब होता है, अगर आप देखेंगे, इसको कहते हैं FTC, फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगर हर महीने केस का निपटारा देखेंगे कि इसमें कितना केस का निपटारा होता है, तो अगर आप देखेंगे कि FTC में कितना केस का निपटारा होता है, 10 बॉस, हर महीने 10 केस निपट जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे सामान्य कोर्ट में एक महीने में कितने केस निपटते हैं, तो उसकी संख्या है 3। यानी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना केस ज्यादा निपटते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो जो अरविंद केजरीवाल करेंगे वहां तो कुछ होता ही नहीं है, 3 गुना ज्यादा रफ्तार होती है। अगर आप देखेंगे साल 2024 में जो FTC में नए केस आए, उसकी संख्या कितनी थी, उसकी संख्या थी करीब 88,902 केस आए FTC के अंदर, 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। और निपटारा कितनों का हो गया है, निपटारा हो गया है 85,595 केस का। ये निपट गए बॉस फास्ट ट्रैक में। यानी अगर इसका आप सक्सेस रेट देखिएगा कि सक्सेस रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट का, वो आज की डेट में बैठता है 96% बॉस, 96%। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं ताकि जल्द से जल्द सजा मिल सके। आंकड़े कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसमें सीधे सीधे हिसाब यह बैठता है कि भाई तुरंत आपको न्याय मिलेगा। इंडी वाले करेंगे कुछ होता ही नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक पॉइंट है, पूरा सॉल्यूशन नहीं है, यह भी मान के चलिए। पूरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या और चीजें हो सकती हैं जिससे सिस्टम ठीक किया जा सके, इसके लिए ही तो चर्चा की जरूरत है। इसके लिए ही कॉकरोच पार्टी से भी कहा जा रहा है कि आओ ना बैठो बात करते हैं, हम अपने तरफ से कर दिए, तुम और बताओ क्या करना है। विपक्ष से कहा जा रहा है कि आप चर्चा कीजिए सदन में ताकि और जो डिमांड है वो भी देखा जाए। इन लोग का सारा फोकस एक ही पॉइंट पे है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। सरकार ने आज सबको न्योता दे दिया कि दरवाजे खुले हैं, जिसको आकर बात करनी है बात करें। कल जेपी नड्डा ने यही बात कही थी कि चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों से बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि 4 बार उनसे कहा गया है कि आइए बात कर लेते हैं। मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। आप यह भी देखिए कि सरकार यहां तक कह रही है कि प्रदर्शनकारियों की सुविधा के हिसाब से कहीं भी चर्चा के लिए राजी। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि जंतर मंतर या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी न्यूट्रल जगह पर ही बातचीत हो सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे के स्तर पर किसी से बात ही नहीं होगी। यानी सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वो अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी चाहती है। सीजेपी का दावा है कि उसने बातचीत के लिए सरकार को अपना सुझाव दे दिया है। न्यूट्रल वेन्यू पर कॉकरोच पार्टी के नेता बात करना चाहते हैं। सुनिए एक बार। तो फिर कल हमें कहना है कि अरे जंतर मंतर मत बुलाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी, जनता बहुत गुस्से में है। तो हमने बोला चलिए ठीक है ना, आपकी ना मेरी
कोई ऐसी और जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर मुलाकात हो सके, क्योंकि जंतर मंतर पे वो लोग बहुत डर रहे आने से। तो हमने बोला चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दो जहां ना आपका घर हो ना जंतर मंतर हो, कोई बीच की जगह सजेस्ट कर दो। तो अभी भी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पे या घर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नड्डा जी के ऑफिस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मीडिया वाले प्लीज ये दिखा दे, जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पे नहीं होगी, या तो जंतर मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। सब लोग एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं सब लोग? दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि हमें इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए। अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, देखो हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास पूरी देश की जनता इस समय खड़ी है, हमें इनसे बात करनी है, हमें इनके साथ रहना है। तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए, आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। कॉकरोच पार्टी के लोग बड़ी खुशी से यह ऐलान कर रहे हैं, पता नहीं सरकार ने कहा या नहीं कहा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई उनको जंतर मंतर पर आने में डर लग रहा है। अगर आपका यह पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण है, संवैधानिक है, तो जंतर मंतर पर आने में किसी को डर लगने की जरूरत ही नहीं है। और अगर किसी को डर लग रहा है तो यह खुश होने की नहीं, यह चिंता का विषय है आपके लिए कि आप कैसा आंदोलन कर रहे हैं कि वहां को आने में लोगों को डर लग रहा है। एक तरफ कॉकरोच पार्टी को लोगों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष से भी कहा जा रहा है कि संसद में हंगामा नहीं, चर्चा करिए। लेकिन संसद में नया बवाल हो गया। आज तो कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से गर्मा गर्मी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि इंडी गठबंधन और एनडीए के सांसदों में भिड़ंत हो जाएगी। दोनों तरफ के सांसद आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। सोनिया गांधी विपक्षी सांसदों के साथ खड़ी थी, हाथों में तख्तियां लेकर इंडी गठबंधन वाले सांसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इनके ठीक सामने एनडीए के सांसद खड़े थे जो नाराज थे कि राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने धरना क्यों दिया, जहां प्रदर्शन तक की इजाजत नहीं होती। माहौल इतना गर्मा गया कि राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही एनडीए के सांसद जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी को देखते ही नारे लगने लगे। तभी राहुल के पीछे पीछे आ रही प्रियंका वाड्रा एनडीए सांसदों से भिड़ गई। प्रियंका एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई, सत्ता पक्ष के सामने खड़े होकर वो भी नारेबाजी करने लगे। देखिए आज संसद भवन के परिसर में क्या सीन हो गया था। आप सोचिए यह हालत बन गई कि दोनों तरफ के सांसदों के बीच सिक्योरिटी वाले खड़े होकर रोक रहे हैं। यह संसद भवन में हुआ। यह मामला पहले से ही गरमाया हुआ था। इंडी गठबंधन वाले लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इसी में बीजेपी और एनडीए के सांसद भी मैदान में उतरे। काफी देर हंगामा होता रहा। देखिए माहौल कैसे गर्म हो गया। यानी दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी और इस गर्मा गर्मी वाले माहौल के बीच बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों ने कहा क्या, वो भी एक बार सुनिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें, भागे मत, चर्चा कीजिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो जाएगी। उधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक विपक्ष आवाज उठाता रहेगा। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। यानी सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, संसद में आज भी खूब बवाल है।
राज्यसभा में क्या हुआ, आप वो भी एक बार देख लीजिए। सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए, और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं डिस्कशन। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। देखिए, सड़क से संसद तक इस वक्त बवाल इसी बात पर मचा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सारी कहानी इसी विषय पर आकर अटक रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कब। सरकार इसके लिए तैयार दिख तो नहीं रही, ना ही इसे लेकर कोई संकेत है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो बातें हो रही हैं वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कई विवाद पहले भी हो चुके हैं। आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरे धर्मेंद्र प्रधान जो है, एक नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर ठीक हो ना गया, तो फिर किस बात का इस्तीफा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान 5 साल से देश के शिक्षा मंत्री हैं। आप देखिए कि 2021 में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने और उसके बाद हुआ क्या क्या। 2021 में नीट पेपर लीक हो गया। जिस साल वो शिक्षा मंत्री बने उसी साल नीट का पेपर लीक हुआ। एनटीए ने शुरू में कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बाद में माना कि पेपर लीक हुआ था। फिर 2024 में नीट पेपर लीक होने की बात आई। पहले किसी भी गड़बड़ी से मना किया गया, सीबीआई जांच से पता चला कि कई जगह पेपर लीक हुए थे। 2 साल बाद 2026 में फिर नीट का पेपर लीक हुआ। एनटीए ने पहले मना किया, फिर माना कि पेपर लीक हुआ, एंड नीट की परीक्षा रद्द करके फिर से करानी पड़ी। यानी धर्मेंद्र प्रधान के 5 साल में 3 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई। 2022 में सीयूईटी परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई, कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द या स्थगित की गई। 2021 में जेईई मेन परीक्षा में गड़बड़ी हुई, रिमोट हैकिंग से प्रश्न पत्र सॉल्व करने का आरोप लगा, रूसी हैकर को अरेस्ट किया गया। इसी साल यूजीसी के मुद्दे पर विवाद हुआ था। इस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जातीय भेदभाव का मुद्दा उठने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के दखल से मामला जो है वो अभी के लिए शांत हो रखा है। इसी तरह 2025-26 में नीट पीजी में विवाद हुआ था। काउंसलिंग के लिए कट ऑफ मार्क घटाकर -40 कर दिया गया था, -40, यानी माइनस में नंबर लाने वाले भी एमडीएमएस की काउंसलिंग में बैठ सकते थे। यानी मतलब इतने सारे विवाद हैं। मई 2026 में सीबीएसई ने क्लास 12 की आंसर शीट की जांच के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू की थी। आंसर शीट को स्कैन करके शिक्षकों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा। 13 मई को रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने शिकायत की थी कि और आरोप लगाए थे कि 20, 30 और कुछ मामलों में 40 मार्क तक कम दिए गए। इससे छात्रों को कॉलेज मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इसी साल सीबीएसई परीक्षा में विवाद हुआ था। छात्रों ने धुंधली, अधूरी, स्कैन कॉपी और गायब पन्नों और सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलने की शिकायत की थी। री इवैल्यूएशन पोर्टल पर भी समय पर शुरू नहीं हो पाया था। साइबर अटैक की भी बात कही गई थी। यानी पिछले 5 साल में छात्रों के साथ बहुत कुछ हुआ है। तो यह कोई एक नीट पेपर लीक का मामला नहीं है, और इसलिए यह किसी कॉकरोच पार्टी, किसी विपक्ष, ऐसा नहीं है सिर्फ उनका मुद्दा है कि देश में शिक्षा मंत्री जो है वो बदले जाए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक नाम है। ये जो माता पिता और बच्चों तक का सेंटिमेंट है वो शिक्षा मंत्रालय में बैठने वाले नेतृत्व को बदलने को लेकर है। वो कोई भी होता, धर्मेंद्र प्रधान है, कल को कोई और भी हो सकता था। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बस पेपर ही लीक हो रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो बची रह गई। वो बच्चे जो टीनेजर हैं, जो दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम दे रहे हैं, ये सबसे कठिन इसलिए भी हैं क्योंकि दुनिया में इतना कंपटीशन भी नहीं है। 100 सीट पर हजारों लाखों छात्रों वाली परीक्षाएं दे रहे हैं बच्चे,
उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। कहीं पेपर लीक, कहीं ऑनलाइन सिस्टम सही नहीं, जिसकी वजह से पेपर तक सबमिट नहीं हुए, कहीं गलत पेपर चला गया, कहीं एग्जाम का सिस्टम ही हैक हो गया, कहीं गलत पेपर चेकिंग हो गई, कहीं गलत OMR शीट का आरोप लग रहा है, कहीं गलत मार्किंग मिल गई, कहीं सवाल ही गलत छप गए, कहीं गलत रैंकिंग मिल गई। भाई बच्चे कहां जाएंगे फिर? आप बाद में किसी को सजा दे दीजिएगा, वो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे के साथ हो गया उसकी भरपाई कहां है? अगर यही बच्चे एग्जाम सेंटर 1 मिनट लेट पहुंचते हैं तो अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है, चाहे कितना कोई रोले। उनके लिए नियम सेट है कि 1 मिनट लेट आए, बाहर बैठो बेटा, सबके लिए नियम बराबर है, तुम्हारी गलती थी। बच्चा गलती करे तो उसको सजा हो जा रही है कि एग्जाम सेंटर के अंदर जाने नहीं मिल रहा है। और 5 साल में इतना कुछ हो गया तो क्या शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व बदलने का सवाल नहीं उठेगा? इसको समझिए। देखिए, ये आंदोलन आज है, कल खत्म हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, नहीं होगा, जो भी होगा, आंदोलन का शोर थम जाएगा, लेकिन मां बाप के दिल में जो शोर मचा हुआ है बच्चों के भविष्य को लेकर, उस शोर को शांत करना है तो इस सवाल को सुनना होगा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। आप ये भी देखिए कि अन्नामलाई जैसे नेता भी सवाल उठा रहे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे। पूर्व बीजेपी नेता अन्नामलाई ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर जवाबदेही का मुद्दा उठाया। अन्नामलाई कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में 3 बार नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके बाद भी किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई। इसी के बाद छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्रों से बात करने में इतनी देरी क्यों की गई? बात करने में देरी से छात्रों का गुस्सा बढ़ गया। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो बवाल चल रहा है, उसमें मोदी विरोधियों को भी मौका मिला हुआ है कि वो सीधे नरेंद्र मोदी को इसमें घेर लें। इंडी गठबंधन वाले यही काम कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ना हो जाए, तब भी अभी बहुत कुछ है इस सिस्टम में सुधारने के लिए, जिस पर सबको बैठ के चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के हटते सारा मामला सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस पर बात कीजिए, लेकिन और विषय भी उठाइए, उस पर चर्चा कीजिए। आप कॉकरोच पार्टी का भी अप्रोच देख लीजिए। कॉकरोच पार्टी वाले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते अब पीएम मोदी के इस्तीफे की बात करने लग रहा है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते तो बात पीएम मोदी के इस्तीफे नहीं लेते हैं तो आगे इस्तीफे तक आ जाएगी, अगले चुनाव में कोई वोट नहीं देगा। सुनिए अभिजीत दीपके को। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी, और वो आएगी जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आएगी बात। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर एक फेल्ड और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, चुनाव में आपको इनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा। तो ये पूरा मामला जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिए कहां तक जाता है। लेकिन पाठशाला में अब अगला अध्याय, जंतर मंतर पर दुकानें बंद, सुरक्षा बढ़ी, क्या आज क्रैकडाउन होगा? सच क्या है अभी आपको बताऊंगा। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र बातें, पुलिस की भयंकर पिटाई, छात्र आंदोलन में घुसे बवालियों का सच लोगों ने ही कैसे बता दिया, कैमरे पर छात्रों को बुरी तरह पीटते दिखे पुलिस वालों पर क्या एक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस क्या बता रही है, अब इस सब का अध्याय। देखिए, इस वक्त एक बड़ी चर्चा इस बात की चल रही है कि क्या जंतर मंतर पर फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या हुआ कि जंतर मंतर के आसपास दुकानें बंद कर दी गई, शाम में सुरक्षा बढ़ गई, क्या आज क्रैकडाउन होने वाला है? ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। नेता कह रहे हैं, पूरा सच क्या निकला आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि छात्र आंदोलन में घुसे हाईजैकर्स का वो सच क्या है जो सच खुद वहां पर मौजूद लोग बता रहे हैं। क्योंकि कोई दिन ऐसा, या कहिए कोई रात ऐसी नहीं जा रही है आजकल जहां जंतर मंतर या इसके आसपास बवाल ना हो रहा। एक तरफ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे लोग भी हैं, अपनी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ हुड़दंगी भी दिख रहे हैं। उनका सच क्या है, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। साथ ही कैमरे पर जो पुलिस वाले छात्रों को भी पीटते दिखे थे बिना वजह, उन पर क्या एक्शन हुआ, इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले जो हो रहा है जंतर मंतर के आसपास, उसके पूरे उस रेडियस में, उसका एक ट्रेलर देखिए। प्लान बना के कोई भी मिल जाए, बस पत्थर से, लाठी डंडों से मारना है।
भीड़ पुलिस को देख के इतनी ज़्यादा उग्र और उत्तेजित हो रखी थी, गंदी गंदी गालियां देते हुए उन्होंने हमको वापस से ओवरपावर कर लिया। पथराव हो रहा है भाई पुलिस वालों के ऊपर। देखिए, आज जंतर मंतर को लेकर अचानक हलचल तेज हो गई, बहुत सारी बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी, क्योंकि जंतर मंतर के पास दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुवार को सुरक्षा के मद्देनजर सभी दुकानें, ऑफिस और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे तक बंद करने की एडवाइजरी जारी की गई। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक यह फैसला एनडीएमसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की सलाह के बाद लिया गया। सर्कुलर में व्यापारियों और दुकान चलाने वालों से अपील की गई कि वे किसी भी अप्रिय घटना, नुकसान या चोट से बचने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यह कदम जंतर मंतर और आसपास चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया, ताकि इलाके में सुरक्षा और व्यवस्था बनाई रखी जा सके। लेकिन जैसे ही कनॉट प्लेस को लेकर यह एडवाइजरी आई, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया और कहा कि कनॉट प्लेस को 6:30 बजे तक बंद किया जा रहा है। इतनी सिक्योरिटी, इतनी एम्बुलेंस, लगता है मोदी सरकार आज फिर अपने ही छात्रों पर क्रैकडाउन करने की तैयारी में। यह उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन इसका सच क्या निकला वो भी आपको बताता हूं। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को बाकायदा जवाब देते हुए ट्वीट किया। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट में लिखा कि आज रात चल रहे प्रदर्शन पर कार्रवाई या क्रैकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है, आपसे अनुरोध है कि भ्रामक या बिना पुष्टि की जानकारी को फैलाने या साझा करने से बचिए। यानी दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के आरोप का फैक्ट चेक कर दिया कि भाई कोई क्रैकडाउन नहीं होने जा रहा। क्रैकडाउन का नाम लेकर माहौल मत बनाइए कहा गया। कल रात भी यही हुआ था और आज दिन में भी यही माहौल बनाया गया, जबकि यह सबको पता होना चाहिए कि जहां इतने सारे लोग इकट्ठा हो, जहां भीड़ हो, जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हो, वहां सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से लगाई जाती है। और लगता है कि सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है तो सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। आप देखिए कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारी लगातार नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने, यह धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर का दिखा रहा हूं आपको, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी और इलाके में मजबूत बैरिकेडिंग कर दी गई है। जंतर मंतर से लेकर हर संवेदनशील जगह पर अलर्ट इसलिए है क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें आंदोलन के बीच घुसे हुए हुड़दंगियों का उत्पात दिख रहा है। कल भी यही हुआ था। बुधवार रात करीब 8:30 बजे जंतर मंतर के पास अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर अचानक हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर और आसपास के इलाके में शाम होते होते अचानक भीड़ बढ़ गई और कुछ लोग तय जगह से आगे बढ़कर टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ चले गए। इसी दौरान पत्थर और बोतलें फेंके जाने की घटनाएं सामने आई, जिससे माहौल बिगड़ गया। पुलिस कह रही है कि हालात को काबू में करने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन लोगों को समझाने की कोशिश भी हुई, फिर भी अनियंत्रित भीड़ ने किसी की नहीं सुनी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस जैसे कदम उठाने पड़े। मौके पर मौजूद कई लोगों ने यह भी बताया कि भीड़ में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो माहौल को और भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां माहौल जो है वो बिगड़ गया था। बुधवार रात को जिन्होंने हुड़दंग किया उनके निशाने पर पुलिस वाले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने भीड़ को रोकने, नियंत्रित करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उन पर पत्थर, बोतल और डंडों से हमला कर दिया। कुछ अधिकारियों के घायल होने की जानकारी भी मिली, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पुलिस की तरफ से लगातार भीड़ को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक पथराव शुरू हो गया, जिससे कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक भीड़ में मौजूद कुछ लोगों के पास धारदार हथियार जैसी चीजें भी दिखी। आप देखिए पुलिस वाले का क्या हाल है, माथा फाड़ दिया, पूरा खूने खून हो रखा है। आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे, तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। चारों तरफ से घेरकर इतना मारा गया कि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
ये सर 8:15 के करीब का वाकया था, जब ड्यूटी चेंज हो रही थी, लोग आ रहे थे, मैं भी वहाँ पे आ रहा था, जगह नहीं थी तो गाड़ी मुझे हनुमान मंदिर पे लगा के वहाँ से पैदल पैदल मैं जा रहा था। वर्दी में थे? हाँ वर्दी में था, मुझे पता नहीं था कि इस तरह से ये लोग पहले से प्लान बना के बैठे हैं कि वर्दी में जो भी आएगा उसको उसके साथ में मारपीट करना है, उसको घायल करना है या मार ही देना है उसको। शायद मुझे लगता है मारने की नीयत होगी उनकी। अचानक हमला किया उन्होंने, कोई बातचीत भी उसके बीच में? नहीं, कोई बातचीत नहीं, वो तो पहले से वहाँ खड़े हुए थे वो लोग प्लान बना के कि कोई भी मिल जाए बस पत्थर से लाठी डंडों से मारना है। और उसके साथ में उन्होंने मारपीट जो वो कर रहे थे वो तो है, साथ में मेरी जो चेन थी गले में जो मैंने पहनी हुई थी सोने की, वो उन्होंने स्नैच कर ली मेरा। आप एक और वीडियो देखिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके के एसीपी विवेक भगत जंतर मंतर इलाके में ड्यूटी के दौरान पत्थरबाजी की चपेट में आए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में एसीपी बुरी तरह घायल हुए। पथराव हो रहा है भाई। पहुंचा तो मैंने देखा कि बाईं तरफ 20-25 की काफ़ी उत्तेजित भीड़ ने हमारे एक जवान को काबू कर रखा है, जिसके सिर से खून निकल रहा था और उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था। तो उसी को बचाने, उसी को रेस्क्यू करने की नीयत से मैंने इंटरव्यून करने की कोशिश की। तो इंटरव्यून करते हुए मैं उसको 1-2 मीटर आगे भी लाया था और वो भीड़ पुलिस को देख के इतनी ज़्यादा उग्र और उत्तेजित हो रखी थी, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए उन्होंने हमको वापस से ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी काबू में थी, बट भीड़ की नफरी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने मुझे धक्का दे के गिरा दिया। धक्का देने के बाद फिर हर तरफ से लात, घुसे, मुक्के, ईंट, डंडे बरसना शुरू हो गए। बॉडी के हर हिस्से में चोट आई, इवन 2 दांत भी टूट गए मेरे। नुकीली चीज़ में डेफिनेटली नुकीली ईंटें थी, मुक्के और लातें बहुत ज़्यादा थी, बेहिसाब थी। एक भी सेकंड बिना लात घुसे के नहीं गया होगा। साथ ही साथ गालियाँ चल रही थी, एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस करके साथियों को, बाकी भीड़ों को उग्र और उत्तेजित किया जा रहा था, जैसे कि एक मॉब लिंचिंग की स्थिति बनाई जा रही है। आप सोचिए, कॉकरोच पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नेताओं को डर लग रहा है जंतर मंतर आने पर, यह उनका दावा है, लेकिन वहां जाने में तो किसी को भी डर लगेगा बॉस, अगर इस तरह के हालात हैं। एसीपी की हालत है, आप देखिए क्या हो गया। कहीं से पत्थर चल जा रहे हैं, कहीं से लिंचिंग जैसी स्थिति बन जा रही है। जो जेन्युइन छात्र हैं वो वहां बैठे हैं, वो अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वहां पर पूरा माहौल खराब करने पर आमादा है। और इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब इस प्रदर्शन में बाहरी लोग किस कदर घुस चुके हैं, जो प्रदर्शन को भी खराब कर रहे हैं। और इससे खुद वो लोग भी नाराज हैं जो जंतर मंतर पर छात्रों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। आप सुनिए, जो लोग वहां जा रहे हैं छात्रों को सपोर्ट करने, अब वो खुद बमक जा रहे हैं कि ये चल क्या रहा। हाँ जी, सो इस टाइम पे ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂडेंट्स, पता नहीं हुल्लड़बाज ज्यादा दिख रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ नहीं करा, स्टूडेंट की तरफ से बोतलें मारी है, पत्थर मारे हैं, उनके कांच तोड़े हैं। अगर वो अभी हमला करते थे क्या करोगे? सारे भागने वाले हैं, मालूम क्या करोगे? सब भागेंगे, कोई भी एक नहीं खड़ा होगा। हम अपने घर से आए थे, हम अपने घर चले जाएंगे, तुम्हारे लिए आए हैं। अगर तुम ये ऐसा हरकत करोगे तो भाई हमारे हाथ खड़े हैं। मोदी को गाली देना नहीं सही है। हाँ, आप अपना हिंसक लड़ रहे हो, इनकलाब जिंदाबाद बोलो, आप इधर हिंदुस्तान भारत माता की जय बोलो, कोई बात नहीं, वो चीज अपने लिए है। हम शिक्षा का, हम एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, मोदी के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। यानी जो लोग इस आंदोलन को सपोर्ट भी करने जा रहे हैं उनका भी मोह भंग हो रहा है कि चल क्या रहा है। नरेंद्र मोदी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, पुलिस वाले को पीट रहे हैं, मीडिया वालों को पीट रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो। दिक्कत इस बात की है कि जो लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं वो कोई जिम्मेदारी ही लेने को तैयार नहीं। अभिजीत दीप के पल्ला झाड़ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं जिन्हें घुसाया गया। कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके ने कह दिया कि इसके पीछे बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी कह रही है कि छात्रों को सावधान रहना चाहिए, उनके आंदोलन में ऐसे लोग घुस चुके हैं जिन्होंने पहले के आंदोलन में भी उत्पात मचाया था। पहलवान आंदोलन के समय तो कभी अब, तो मैं कहना चाहूंगा एक ही चेहरे हैं,
छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं, मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि ये सारे बीजेपी के लोग हैं। तो उनको पता कैसे चला कि ये सब बीजेपी के लोग हैं? दूसरी बात, अगर बीजेपी के लोग आप इन लोगों को मान रहे हैं जो ये पुलिस वालों को पीट रहे हैं, मीडिया वालों को पीट रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, तो फिर इनका इन पर अगर पुलिस का एक्शन हो जाए, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि अगर इन पे पुलिस का एक्शन हो जाए तो हंगामा मत कीजिएगा, बीजेपी के सो कॉल्ड बीजेपी के लोगों को पिटने दीजिएगा या उन पर एक्शन होने दीजिएगा। ये सोशल मीडिया पे लोग लिख कह रहे हैं अभिजीत दीपके को। यहां एक बात और भी है कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें पुलिस का खतरनाक एक्शन भी दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों को, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, पुलिस बुरी तरह से पीट रही है। अब इन पर क्या एक्शन होगा यह भी बताना चाहिए। पुलिस पर जो लोग हुड़दंग करते हुए हमला कर रहे हैं, मीडिया पे हमला कर रहे हैं, उन पे तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस को यह भी देखना चाहिए कि इन तस्वीरों में जिनके साथ अभद्रता हुई, आप देखिए वो जा रहा है, उसको पीछे से मारे जा रहे हैं। कौन बात का? ये देखिए, इसको लिटा के मार रहे हैं। इसको देख के किसी को भी गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों पर आप एफआईआर तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग खड़े हैं वो वहां पे गिरा हुआ है, उसकी मदद कर रहा है, उसको आके पटापट मारे जा रहे हैं। तो ये वीडियो देख के छात्रों को गुस्सा आ रहा है। इनके साथ, छात्रों के साथ, ये देखिए लड़की जा रही है, उसको पीछे से एक डंडा मार दिया। किस बात का? आप पुलिस है ना बॉस। ये देखिए एक और विजुअल, ये देखिए चोटें। इन लोगों के साथ जिन पुलिस वालों ने ऐसा किया, जहां रोकना था, कुछ एक्शन करना था, समझ में आया, चलिए ठीक है, लेकिन जो लोग कुछ नहीं भी कर रहे हैं उनको अगर आपने पकड़ कर ठोक दिया, मार दिया इस तरह से, ऐसे पुलिस वालों पर क्या एक्शन हुआ यह भी बताना चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, एक प्रदर्शनकारी को पुलिस वाले लाठियों से पीट रहे हैं। प्रदर्शनकारी जमीन पे गिरा हुआ है बेचारा, मारे जा रहे हैं दनादन दनादन दनादन। अरे भाई, अगर कुछ गलती भी किया है समझा के उधर से विदा कर देते कि चलो हो गया खत्म, अब निकलो। इतना लटा के मार रहे हैं। यही वीडियो देखिए एक और, इसमें सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को पीट रहे हैं। इसमें लड़कियां भी हैं जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है। एक युवक को आरएएफ और पुलिस के जवान लाठियों से पीट रहे हैं। वो खड़ा है वहां, जो बेचारा गिर गया उसकी मदद कर रहा था, आए दनादन दनादन देने लग गए। अरे क्या कर रहे हैं? वो जो गिरा हुआ है उसको नहीं उठाया, क्या कर रहा है वो जो उसको मार रहे हैं? 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और आरएएफ के जवानों ने महिलाओं और लड़कियों को भी लाठियों से पीटा। इन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस और आरएएफ पर एक्शन की मांग कई बार हो रही है। लगातार सवाल उठने के बाद अब दिल्ली पुलिस कुछ एक्शन ले रही है। जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस के एक एडिशनल डीसीपी प्रदर्शन करने वालों में शामिल एक लड़की को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। ये देखिए, अब दिल्ली पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे नॉर्थ ईस्ट इलाके के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को जंतर मंतर की ड्यूटी से हटा दिया है। पुलिस ने माना है कि अधिकारी गुस्से में नियंत्रण खो बैठे और उन्हें आइंदा प्रोटोकॉल का पालन करने की चेतावनी दी गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि महिला निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी और बहस कर रही थी, जिसके बाद यह घटना हुई। इस बीच सादे कपड़ों में जंतर मंतर पर मौजूद पुलिसकर्मियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने सभी जवानों और अधिकारियों को वर्दी और बैजेस के साथ ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया है। लेकिन जो यह कहा जा रहा है कि ये लड़की अभद्रता कर रही थी, लड़की सुन, अरे भाई वो तो प्रदर्शनकारी हैं। ट्रेनिंग तो पुलिस को ना मिली है कि आपको कैसे ऐसे में शांत रहना है, कैसे जो है वो मामले को संभालना है। पुलिस का गुस्सा आज की डेट में माहौल खराब कर रहा है कि भाई ये क्या किया है आपने, और इसलिए ऐसे पुलिस वालों पर अगर एक्शन होगा तो जनता में पुलिस को लेकर भी विश्वास बढ़ेगा, और वो होना चाहिए। पाठशाला में अगला अध्याय, घरों में पानी, सड़क पर तैरती गाड़ियां, आधे हिंदुस्तान में बारिश वाले कोहराम का अध्याय खोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, राजस्थान से लेकर असम तक मानसून के रौद्र रूप की शॉकिंग तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देश के कई हिस्सों में मानसून का टॉप गियर लग चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक और राजस्थान से लेकर असम तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। कहीं भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं,
तो मैदानों में हालात ऐसे बन गए कि गांव के गांव, शहर के शहर टापू बने नजर आ रहे हैं। हर तरफ बारिश का पानी कब्जा कर चुका है, सड़कों पर सैलाब बहने लगा है, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। घर के बाहर ही नहीं, घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है। कई जगह तो बारिश की वजह से घर भरभरा कर गिरने लगे। आज पाठशाला में मैदान से लेकर पहाड़ तक मानसून के इस रौद्र रूप की शॉकिंग तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। सबसे पहले बात गुजरात के वलसाड की, जहां पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा बारिश के लिए जाने जाने वाले चेरापूंजी को टक्कर दी। आप तस्वीर देखिए बॉस, लाइन से गाड़ियां डूब गई हैं। पिछले 24 घंटों में वलसाड में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाड़ी को जाके स्विमिंग पूल में पार्क कर दिया। ऐसा नहीं है, गाड़ी अपनी जगह थी, इलाका स्विमिंग पूल बन गया है। वलसाड के वापी की ये तस्वीरें हैं, जहां हाउसिंग सोसाइटीज के बाहर बारिश का इतना पानी भर चुका है कि वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो नदी में लाइन से नाव तैर रही। आधी आधी गाड़ी डूब चुकी है और कई गाड़ियों में तो पानी घुसने की वजह से इमरजेंसी इंडिकेटर भी बजते सुनाई दिए। ये इंडिकेटर की आवाज सुन के ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बुला रही कि कोई है बचाने के लिए। कौन आएगा? जो आएगा वो खुद ही डूबेगा। गुजरात के वलसाड में बेहिसाब हुई बारिश की वजह से 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वलसाड से गुजरने वाली औरंगा नदी में उफान आ गया। पानी की लहरें नदी के ऊपर बने पुल को छूती नजर आई। औरंगा नदी में आए उफान की वजह से वलसाड की सड़कों पर सैलाब बहने लगा। सड़कों के आसपास बनी दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुस गया। पानी का बहाव देखकर ऐसा लगा मानो नदी शहर के अंदर घुस चुकी। वलसाड की छोटी सड़कों पर ही नहीं बल्कि वहां से गुजर रहे हाईवे पर भी पानी भर गया। कावेरी नदी में आए उफान की वजह से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पानी पानी हो गया। खतरे को देखते हुए हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा क्या हालात हो रहे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 48 बंद हो गया है। ये कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से जो उफान पे है नदियाँ उफान पे, उसका नतीजा जो हाईवे पे दिख रहा है, ये हाईवे लबालब पानी से भरा हुआ है। ये हाईवे नंबर 48 से वलसाड जिला से पास होके जा रहा है। वलसाड में बारिश की वजह से सड़कों पर उफानते सैलाब के बीच एक बाइक सवार की जान आफत में आ गई। पानी में डूबी सड़क से गुजरने की कोशिश कर रहा बाइक सवार अचानक तेज बहाव के साथ बहने लगा। उसने खुद को और अपने बाइक को संभालने के लिए काफी जद्दोजहद की, लेकिन तेज बहाव के सामने सब नाकाम रहा। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने बाइक सवार को बचाया। वलसाड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया है, घुटनों तक पानी भर गया है। लोग आफत महसूस कर रहे हैं। आप देखिए ना, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। सारा सामान पानी में इधर उधर हो गया। बिस्तर, कुर्सी, सोफा सब बह रहा है। घर के अंदर रखी कई चीजें पानी में तैरती नजर आई। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बादल फाड़ बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। नासिक में मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी में आया उफान लोगों को डरा रहा है। नदी के आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के किनारे बने कई घाट और छोटे मंदिर पानी में डूब गए। बड़े बड़े मंदिरों की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है, जबकि छोटे छोटे मंदिर तो पानी में समा गए। ऐसे में नासिक के पुजारी संघ ने इलाके के लोगों के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से नदी के पास न जाने की अपील की। उधर मार्बल की खदानों के मशहूर राजस्थान के मकराना में बारिश के बाद मार्बल की 10 से ज्यादा खदानें अचानक धंस गई, जिसकी वजह से खदानों के पास से गुजर रहे रास्ते का बड़ा हिस्सा जो है वो भरभरा के खदानों में गिर गया। जम्मू कश्मीर की भी हालत देख लीजिए, जहां बादल फाड़ बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे। जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है कि नदी के किनारे मकान। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यों से भरी होती है। कुंभ मेले में जब ये नागा साधु शाही स्नान के लिए निकलते हैं तो अलग ही माहौल बन जाता है। उस समय नागा साधुओं के हाथ में एक चीज होती है जिस पर सभी का ध्यान जाता है। उनके हाथ में या कंधे पर लटका एक अनोखा बर्तन, भस्म लगाए त्रिशूल लिए वस्त्रहीन नागा साधुओं के पास हमेशा एक खास पात्र रहता है जिसे ब्रह्म पात्र कहते हैं। पर यह हमेशा उनके पास रहता क्यों है? दरअसल ब्रह्म पात्र असल में तुंबे से बना एक प्राकृतिक बर्तन है।
मान्यता है कि इसकी रचना खुद भगवान ब्रह्मा ने की थी। प्रकृति ने तुम्बा को जानबूझकर कड़वा यानी तीखा बनाया, जिससे कोई गाय, बैल या जानवर इसे चबा ना सके। यह सिर्फ बर्तन नहीं, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वैसे ही यह पात्र जीवन देने वाले जल को धारण करता है। नागा साधु दिगंबर होते हैं, उनके पास घर, पैसा या कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। यह ब्रह्म पात्र ही उनकी एकमात्र अलमारी या तिजोरी कह लीजिए। इसमें वो भिक्षा का भोजन रखते हैं, पानी पीते हैं, अपनी जरूरत की सारी जरूरी छोटी मोटी चीजें रखते हैं। नागा साधु इस ब्रह्म पात्र को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। इस पात्र को किसी गंदी या अशुद्ध जगह पर रखते भी नहीं। उनकी दिनचर्या में भी इस पात्र का खास ध्यान रखा जाता है। रात को सोते समय ब्रह्म पात्र को या तो सिर के पास रखते हैं या इसे अपने त्रिशूल और डंडे पर सुरक्षित रूप से टांग देते हैं। यानी ब्रह्म पात्र नागा साधुओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। इस तरह से ब्रह्म पात्र नागा साधुओं की सह पहचान बन गया है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।